हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 3 सेशन है 24-28 मेजर 4 इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था इकोनॉमिक्स मेजर 4 के लिए, तो देख लीजिए आप लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट देती रहती हूँ एग्जाम से रिलेटेड। और हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और SKMU के अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका एग्जाम होने वाला है 15 जुलाई को, और ये है सेट 1। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 3 24-28 के स्टूडेंट के लिए मेजर 4 इकोनॉमिक्स का सेट 1। तो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस क्या है। लोक वित्त वह शाखा है जिसमें सरकार की आय, व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण तथा बजट का अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण तथा आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। लोक वित्त वह शाखा है जिसमें सरकार की आय, उनकी व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण तथा बजट का अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण तथा आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है गुणात्मक वस्तुएं मेरिट गुड्स क्या है। गुणात्मक वस्तुएं वह वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिनका उपभोग समाज के लिए लाभदायक होता है, इसीलिए सरकार इन्हें कम कीमत पर या निःशुल्क उपलब्ध कराती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं टीकाकरण। गुणात्मक वस्तुएं वो वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं जिनका उपभोग समाज के लिए बहुत लाभदायक होता है, और इसीलिए सरकार इन्हें कम कीमत पर या निःशुल्क मतलब बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर 3 है GST का पूर्ण रूप क्या है। तो GST का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तुएं एवं सेवा कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे 1 जुलाई 2017 में भारत में लागू किया गया। इसने कई अप्रत्यक्ष करों को एक कर में सम्मिलित कर दिया। GST का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तुएं एवं सेवाएं कर, और यह एक अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट नहीं है। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे 1 जुलाई 2017 में भारत में लागू किया गया, और इसमें कई अप्रत्यक्ष करों को एक कर में सम्मिलित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेब्ट क्या है। सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेब्ट क्या है। सार्वजनिक ऋण वह धन है जिसे सरकार अपनी आवश्यकताओं एवं विकास कार्यों को पूरा करने के लिए देश के भीतर या विदेशों से उधार लेती है। इसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। सार्वजनिक ऋण कैसा धन होता है? यह एक ऐसा धन है जिसे सरकार अपनी आवश्यकताओं एवं विकास के कार्यों के लिए देश से या विदेशों से उधार लेती है, और इसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है राजकोषीय नीति क्या है। राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी क्या है। राजकोषीय नीति एक नीति है जिसके माध्यम से सरकार कराधान, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण का उपयोग करके आर्थिक विकास, रोजगार, मूल्य स्थिरता एवं आय के समान वितरण जैसी उद्देश्यों को प्राप्त करती है। राजकोषीय नीति वह नीति होती है जिसके माध्यम से सरकार कराधान, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण का उपयोग करके आर्थिक विकास करती है, रोजगार, मूल्य स्थिरता एवं आय के समान वितरण जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करती है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है निजी वित्त एवं लोक वित्त में अंतर स्पष्ट कीजिए। निजी वित्त एवं लोक वित्त, जैसे कि प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में अंतर। निजी वित्त का संबंध किसी व्यक्ति, परिवार या निजी संस्था की आय, व्यय, बचत तथा निवेश पर होता है। निजी वित्त का संबंध किससे होता है? व्यक्ति से, मतलब किसी व्यक्ति से, परिवार से या निजी संस्था या निजी लोगों से होता है, जिसमें आय, व्यय, बचत का निवेश से होता है।
जबकि लोक वित्त का संबंध सरकार की आय, व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण तथा बजट से होती है। जबकि जो लोक वित्त होता है वह सरकार की आय, व्यय, कराधान से होता है। दोनों का उद्देश्य वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबंधन करना है, परंतु इनके कार्य, उद्देश्य तथा क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। ये दोनों ही उद्देश्य वित्तीय संसाधनों से हैं, लेकिन इनमें बहुत से अंतर पाए जाते हैं। निजी वित्त का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अधिकतर लाभ प्राप्त करना होता है, जबकि लोक वित्त का उद्देश्य जनकल्याण, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा देश की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए होता है। निजी वित्त का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये किया जाता है, और अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। जबकि लोक वित्त क्या होता है? लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य होता है जनकल्याण करना, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा देश की समृद्धि को सुनिश्चित करना। निजी वित्त में व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय करता है। निजी वित्त में व्यक्ति क्या है? अपनी आय के अनुसार ही खर्चा करता है और आय कम होने पर खर्चों की कटौती करता है। जबकि सरकार आवश्यकता पड़ने पर करों में वृद्धि, सार्वजनिक ऋण तथा अन्य स्रोतों से धन जुटाकर व्यय कर सकती है। निजी वित्त में व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय करता है, मतलब जितना उसका कमाई होता है उसी के हिसाब से वह खर्चा करता है, और आय कम होने पर वह खर्चा में भी कटौती कर देता है, खर्चा भी कम कर देता है। जबकि सरकार क्या करता है? सरकार आवश्यकता पड़ने पर करों में वृद्धि कर देता है, सार्वजनिक ऋण, अन्य स्रोतों से धन जुटाकर, कहीं से वो धन जुटाकर व्यय कर सकती है। निजी वित्त की आय के स्रोत सीमित होते हैं, जैसे वेतन, व्यवसाय या संपत्ति से प्राप्त आय। जबकि लोक वित्त में आयकर, शुल्क, जुर्माना, सार्वजनिक उपक्रमों की आय तथा ऋण आदि अनेक स्रोतों से प्राप्त होती है। निजी वित्त में आय का स्रोत सीमित होता है, जैसे कि वेतन, व्यवसाय, उनका वेतन या वो जो व्यवसाय करते हैं उनसे जो आता है, संपत्ति से जो प्राप्त आय होता है। जबकि लोक वित्त में आयकर, शुल्क होता है, जुर्माना से प्राप्त किया जाता है, सार्वजनिक उपक्रमों की आय तथा ऋण आदि अनेक स्रोतों से प्राप्त होती है। निजी वित्त के निर्णय व्यक्तिगत हित और लाभ को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, जबकि लोक वित्त के निर्णय पूरे समाज एवं राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। निजी वित्त में निर्णय व्यक्तिगत हित और लाभ को ध्यान में रखकर लिया जाता है, खुद का व्यक्तिगत क्या लाभ होगा या हानि होगा उस तरह से लिया जाता है निर्णय। जबकि लोक वित्त में निर्णय पूरे समाज एवं राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर लिया जाता है। निजी वित्त का प्रभाव मुख्यतः व्यक्ति या परिवार तक सीमित रहता है। निजी वित्त का प्रभाव मुख्यतः किस पर सीमित रहता है? व्यक्ति पर या परिवार तक सीमित रहता है। जबकि लोक वित्त का प्रभाव संपूर्ण देश, अर्थव्यवस्था, रोजगार, उत्पादन और विकास पर पड़ता है। इस प्रकार निजी वित्त और लोक वित्त दोनों का संबंध आय एवं व्यय के प्रबंधन से है, किंतु उनके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, आय के स्रोत, व्यय की प्रकृति तथा प्रभाव में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। इस प्रकार क्या है? निजी और लोक वित्त दोनों का संबंध आय एवं व्यय के प्रबंधन से ही है, किंतु उनके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, आय के स्रोत, व्यय की प्रकृति तथा प्रभाव में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। निजी वित्त और लोक वित्त में क्या अंतर है आप समझ गए होंगे, और एक बार आप पीडीएफ देखकर अच्छे से समझकर पढ़ लीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सार्वजनिक व्यय से आशय सरकार द्वारा जन कल्याण, प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई तथा अन्य विकास कार्यों पर किए जाने वाले व्यय से है। सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना तथा देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना होता है। सामाजिक व्यय करते समय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत कहा जाता है। सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर से आशय सरकार द्वारा जनकल्याण, प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई तथा अन्य विकास कार्यों पर
किए जाने वाले व्यय से है। सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना तथा देश की आर्थिक सामाजिक विकास करना होता है। सामाजिक व्यय करते समय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत का पालन करना चाहिए और इन्हें ही सार्वजनिक व्यय सिद्धांत कहा जाता है। सार्वजनिक व्यय सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत है, पहला है मितव्ययिता का सिद्धांत। मितव्ययिता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। सरकार को अनावश्यक एवं अपव्ययी खर्चों से बचते हुए आवश्यक कार्यों पर ही धन खर्च करना चाहिए। मितव्ययिता का सिद्धांत क्या है? सरकार को अनावश्यक एवं अपव्ययी खर्चों से बचते हुए सिर्फ आवश्यक कार्यों में ही धन खर्च करना चाहिए। जो कार्य जरूरी नहीं है उन पर धन नहीं खर्च करना चाहिए, ये बताया गया है इसमें। दूसरा दिया गया है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उससे समाज के अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तीसरा है स्वीकृति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सैंक्शन। प्रत्येक सार्वजनिक व्यय सक्षम एवं अधिकृत पदाधिकारी की स्वीकृति से ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक सार्वजनिक व्यय जो है सक्षम एवं अधिकृत जो पदाधिकारी होते हैं उन्हीं की स्वीकृति से किया जाना चाहिए। चौथा है उत्पादकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। सरकारी व्यय ऐसे कार्यों पर होना चाहिए जिससे उत्पादन, रोजगार तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। सरकारी व्यय ऐसी कार्यों में होना चाहिए जिससे उत्पादन, रोजगार तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। ये बताता है उत्पादकता का सिद्धांत। पांचवा है समानता एवं जनकल्याण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड वेलफेयर। सार्वजनिक व्यय का लाभ समाज के सभी गर्तों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए तथा कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समानता एवं जनकल्याण के सिद्धांत में बताया जाता है कि सार्वजनिक व्यय का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से पहुंचना चाहिए तथा जो कमजोर एवं पिछड़े वर्ग हैं उनके कल्याण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष बताया गया है कि इस प्रकार सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार धन का उपयोग उचित, पारदर्शी एवं जनहितकारी ढंग से हो। इस सिद्धांत का पालन करने से आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा जनता के जीवन स्तर पर सुधार होता है। इस प्रकार बताया जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन का उपयोग उचित हो, पारदर्शी एवं जनहितकारी ढंग से हो और इस सिद्धांत का पालन करने से आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा जनता के जीवन स्तर में सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी की विशेषताओं एवं महत्व का वर्णन कीजिए। जीएसटी के विशेषताओं एवं महत्व का वर्णन कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स। इसने केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले अनेक अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर को एक कर प्रणाली में सम्मिलित कर दिया। एक ही कर प्रणाली में सम्मिलित कर दिया। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना तथा पूरे देश में एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था स्थापित करना है। वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को और ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लाए जाने वाले जो अप्रत्यक्ष कर थे जैसे कि वैट, उत्पादक शुल्क तथा जो सेवा कर था उसे एक ही प्रणाली में सम्मिलित कर दिया और इसका उद्देश्य एक प्रणाली को सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना तथा पूरे देश में एक राष्ट्र और एक कर की व्यवस्था स्थापित करना है।
जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है एकीकृत कर प्रणाली। जीएसटी ने अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक ही कर प्रणाली लागू किया। जो अनेक जीएसटी कर थे उन सब को समाप्त कर दिया गया और एक कर प्रणाली लागू किया। दूसरा है एक राष्ट्र एक कर। पूरे देश में वस्तुएं एवं सेवाओं का समान कर व्यवस्था लागू की गई। तीसरा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्यापारी पहले से दिए गए कर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे दोहरे कराधान की समस्या समाप्त होती है। डबल टैक्सेशन। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसमें बताया जाता है कि व्यापारी पहले से दिए गए कर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो दिए गए पहला कर होता है उसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे दोहरा कराधान की समस्या समाप्त होती है। चौथा है पारदर्शी एवं सरल व्यवस्था। जीएसटी से कर भुगतान और कर संग्रह की प्रक्रिया अधिक सरल, ऑनलाइन एवं पारदर्शी हो गई है। पारदर्शी एवं सरल व्यवस्था में बताया जाता है कि जीएसटी से कर भुगतान और कर संग्रह की प्रणाली अधिक सरल और ऑनलाइन ढंग से एवं पारदर्शी हो गई है। जीएसटी लागू होने के कारण ही ये सब हुआ है, जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हैं फ़ोन पे, गूगल पे से। पांचवा है डिजिटल कर प्रणाली। जीएसटी का पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना तथा कर भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है। डिजिटल कर प्रणाली में कहा जाता है जीएसटी का पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना तथा कर भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है। जीएसटी का महत्व देखिए जो निम्नलिखित है। पहला दिया गया है कर प्रणाली को सरल और एकरूप बनाया। कर चोरी पर नियंत्रण लगाने में सहायता मिली। जो कर की चोरी हो जाता था उस पर नियंत्रण लगाने में सहायता मिल गया। व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा मिला। सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई और देश के आर्थिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन मिला। देश के जो आर्थिक विकास, निवेश को प्रोत्साहन मिला। निष्कर्ष में बताया गया इस प्रकार जीएसटी भारत की एक कर व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसकी विशेषताओं और लाभों के कारण कर प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनी है, जिससे सरकारी, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं सभी को लाभ प्राप्त हुआ। इससे सभी को लाभ प्राप्त हुआ। सरकार को, व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को इनसे लाभ हुआ। इस प्रकार जीएसटी भारत की कर व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सुधार किया, जिसकी विशेषता और लाभों के कारण कर प्रणाली अधिक सरल भी हुई, पारदर्शी और प्रभावी बनी, जिससे सरकार, व्यापारी, उपभोक्ता सभी को लाभ प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 है लोक वित्त का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। लोक वित्त का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो ये पूरा इसका लोक वित्त का महत्व सब लिखा गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की व्याख्या कीजिए तथा इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर पूरा लिखा गया अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत। यहाँ पर लिखा गया अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत। यहाँ इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पर दिया गया अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा। यहाँ पर समीक्षा किया गया है पूरा। तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कराधान का अर्थ, कराधान के सिद्धांत तथा एक उत्तम कर प्रणाली की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कराधान का अर्थ क्या है, कराधान के सिद्धांत तथा उत्तम कर प्रणाली की विशेषता का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। सिद्धांत, विशेषताएं सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है सार्वजनिक ऋण का अर्थ, प्रकार, आवश्यकता, प्रभाव तथा ऋण विमोचन की विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सामाजिक ऋण का अर्थ क्या है, प्रकार, आवश्यकता, प्रभाव तथा ऋण विमोचन के विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन। और लास्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की आवश्यकता, विशेषताएं, लाभ एवं चुनौतियों का विस्तृत
वर्णन कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी की आवश्यकता, विशेषताएं एवं लाभ एवं चुनौतियों का विस्तृत से वर्णन करना है। तो एक दो आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद कर लेना है जीएसटी का, जैसे कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसका भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ये सब एक दो छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखना है, ताकि अगर एक नंबर में पूछ लिया जाए तो आप फटाफट लिख सके। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेकंड पार्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।